हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर बाई स्टडी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय कला और संस्कृति। इन दोनों विषयों से के हम 20 क्वेश्चंस को रीड करेंगे। इसमें सबसे पहले हम इंडियन इकोनॉमी अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था के 20 क्वेश्चंस को रीड करेंगे। इसके बाद भारतीय कला और संस्कृति। अगर इंडियन इकोनॉमी के आप लास्ट 10 क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो हमारी पार्ट 4 वाली वीडियो में पड़े हुए हैं, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है। बताना है कि जो वैश्वीकरण है भारतीय अर्थव्यवस्था का, उसका क्या अर्थ है। बाह्य ऋण का बढ़ना, भारतीय व्यापारिक इकाइयों को विदेशों में स्थापित करना, दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना, या आयात प्रतिस्थापन के कार्यक्रम को त्याग देना। दोस्तों, वैश्वीकरण का अर्थ है दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। डिटेल्स में पढ़ें तो भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है। बताना है कि भारत की जो श्रम शक्ति है उसका कितना प्रतिशत भाग कृषि करता है। 43%, 49%, 54% या 65%। तो दोस्तों, भारत की कुल श्रम शक्ति का 54% भाग अभी भी कृषि में लगा हुआ है। डिटेल्स में पढ़ें तो भारत की श्रम शक्ति में लगभग 54% भाग कृषि में लगा हुआ है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के ज़्यादातर लोग कृषि के जरिए अपना घर चलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। तकनीकी, चक्रीय, घर्षणात्मक या संरचनात्मक। तो दोस्तों, भारत में बेरोजगारी एक संरचनात्मक बेरोजगारी है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। डिटेल्स में पढ़ें तो भारत में अधिकतर बेरोजगारी संरचनात्मक है। संरचनात्मक बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जो अर्थव्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक बदलाव के कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। बताना है कि जो भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित करता है वो इनमें से कौन करता है। योजना आयोग, वित्त आयोग या एनएसएसओ या यूएनओ। दोस्तों, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एनएसएसओ एकत्रित करता है, अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। डिटेल्स में पढ़ें तो राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एनएसएसओ, भारत सरकार की सांख्यिकीय मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। अब इसका नाम राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस हो गया है। यह भारत का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला सबसे बड़ा संगठन है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है। बताना कि भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। ग्रामीण अल्प बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ तो आपको पता ही होगा, इंडिया में ये सभी प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट प्रश्न, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है। संरचनात्मक बेरोजगारी की, खुली बेरोजगारी की, या अदृश्य बेरोजगारी की, या घर्षणात्मक बेरोजगारी की। दोस्तों, कृषि में हमारे इंडिया में अधिकतर जो प्रधानता देखी जाती है अदृश्य बेरोजगारी की देखी जाती है। डिटेल्स में पढ़ें तो अदृश्य बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें किसी कार्य को करने के लिए जितने श्रमिकों की आवश्यकता होती है उससे अधिक श्रमिक काम पर लगे हुए होते हैं। यदि कुछ श्रमिकों को कार्य से हटा दिया जाए तो कुल उत्पादकता में कमी नहीं होगी। उदाहरण के लिए, किसी खेत पर खेती करने का कार्य केवल 2 श्रमिक अच्छी तरह से कर सकते हैं, परंतु यदि उसी खेत में 5 श्रमिक लगे हुए हों तो 3 श्रमिक अदृश्य बेरोजगारी को व्यक्त करते हैं। यदि 3 श्रमिकों को हटा भी दिया जाए तो उत्पादकता में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है, अर्थात कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। संरचनात्मक बेरोजगारी का, मौसमी बेरोजगारी का, घर्षणात्मक बेरोजगारी का, या इनमें से सभी। दोस्तों, ये सभी प्रकार की बेरोजगारी कृषि में देखने को मिलती है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट प्रश्न, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है। बताना कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या अर्थ है, किस प्रकार की बेरोजगारी है। काम करने के इच्छुक होना और काम ना मिलना, पूरे वर्ष भर प्रत्येक दिन काम न मिलना, या विशाल श्रमिक शक्ति को नियोजित करने के लिए पूंजी का पर्याप्त होना, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। यस, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ यह है कि आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। डिटेल्स में पढ़ें तो अदृश्य बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें किसी कार्य को करने के लिए जितने श्रमिकों की आवश्यकता होती है उससे अधिक श्रमिक काम पर लगे हुए हैं। यदि कुछ श्रमिकों को हटा दिया जाए तो कुल उत्पादकता में कमी नहीं होगी। उदाहरण के लिए, किसी खेत पर खेती करने का कार्य केवल 2 श्रमिक अच्छी तरह से कर सकते हैं, परंतु यदि उसी खेत में 5 श्रमिक लगे हुए हों तो 3 श्रमिक अदृश्य बेरोजगारी को व्यक्त करते हैं। यदि श्रमिकों को हटा भी दिया जाए तो उत्पादकता में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। बताना है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें किस प्रकार की बेरोजगारी अधिक मात्रा में पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोनों प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। बताना है कि जो इस वर्तमान में इंडिया में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या गंभीर समस्या बनी हुई है। ग्रामीण बेरोजगारी की, शहरी बेरोजगारी की, शिक्षित बेरोजगारी की, या खुली बेरोजगारी की। दोस्तों, शिक्षित बेरोजगारी की समस्या इस समय इंडिया के अंदर बहुत बड़ी हुई है। डिटेल्स में पढ़ें तो भारत में इसका प्रभाव बढ़ने के बहुत से कारण हैं, जैसे जनसंख्या विस्फोट, नौकरी, सरकारी नौकरी की तलाश, छोटी नौकरी ना करना, काम धंधा ना करना, इस तरह के बहुत से कारण हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी अर्थात प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है। प्रच्छन्न बेरोजगारी को दोस्तों छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। बताना है कि किससे संबंधित है, कृषि क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से, विनिर्माण क्षेत्र से, या शहरी क्षेत्र से। दोस्तों, जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है ये मुख्यतः कृषि क्षेत्र से और ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट प्रश्न, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अपस्फीति की अवस्था, भारी उद्योग की अवनति, कच्चे माल की कमी, अपर्याप्त उत्पाद क्षमता। तो संरचनात्मक बेरोजगारी का जो मुख्य कारण है वो अपर्याप्त उत्पाद क्षमता है।
डिटेल्स में पढ़ें तो संरचनात्मक बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जो अर्थव्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक बदलाव के कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट प्रश्न, शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? शिक्षित बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर देखें तो शिक्षित बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। देश में शिक्षण संस्थाओं जैसे विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, स्कूलों आदि की संख्या में वृद्धि होने के कारण शिक्षित लोगों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है, परंतु अपेक्षित कौशल का अभाव है। भारत में शिक्षा प्रणाली रोजगार परक नहीं बल्कि उपाधि पर डिग्री है, इसलिए शिक्षित लोग कई व्यवसायों के लिए अनुपयुक्त होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः है जहां बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार रहते हैं, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है, श्रमिकों की उत्पादकता कम है। दोस्तों इसका जो मूलतः अर्थ है वो है श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। डिटेल्स में पढ़ें तो स्थिति जहां लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्य कर रहे हैं परंतु ये सब इनकी क्षमता से कम कार्य करते हैं, इस प्रकार की अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई कहते हैं, क्योंकि यह उन लोगों की बेरोजगारी है जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और बेकार बैठे हुए हैं से अलग है खुली बेरोजगारी, इसलिए इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं? किस प्रकार की बेरोजगारी में? मौसमी बेरोजगारी में, प्रच्छन्न बेरोजगारी में, शैक्षिक बेरोजगारी में या कोई विकल्प सही नहीं है? नहीं सही है, शैक्षिक बेरोजगारी में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं। डिटेल्स में पढ़ें तो शिक्षित बेरोजगारी भारत की आर्थिक समस्याओं की प्रमुख समस्या है। यह स्थिति हमारे आर्थिक विकास में बाधक है। शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी अलग किस्म की बेरोजगारी है, जैसे कोई भी व्यक्ति वह स्नातक स्नातकोत्तर पढ़ाई कर लेते हैं और वह बेरोजगार हो जाते हैं, तो इसी स्थिति को शिक्षित बेरोजगार कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता है। अर्थात वह किस प्रकार की बेरोजगारी होती है? जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता है या वर्ष में कुछ ही दिनों रोजगार मिलता है, कुछ ही महीनों रोजगार मिलता है। शिक्षित बेरोजगारी है, संरचनात्मक है या मौसमी है या पूर्ण है? दोस्तों वह बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। बता दें आपको कि मौसमी बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है जिसमें जैसे कि एक वर्ष में 12 मंथ होते हैं तो व्यक्ति को 4, 3, 7 मंथ ही कार्य मिल पाता है और बाकी महीनों में खाली रहता है, तो इस प्रकार की बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी में आती है, इसलिए ऑप्शन सी जाए। डिटेल्स में पढ़ें तो मौसमी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र और कुछ विशेष उत्पादक इकाइयाँ चीनी एवं बर्फ के कारखानों में देखी जाती है। कृषि क्षेत्र, चीनी व बर्फ के कारखानों में काम की प्रकृति ऐसी है कि श्रमिकों को एक वर्ष में 4 से 6 महीने बेकार रहना पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रच्छन्न बेरोजगारी की ओर किस नाम से जाना जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी को अन्य किस और नाम से जाना जाता है बताना है। अल्प रोजगार के संघर्ष संबंधी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी या चक्रीय बेरोजगारी? दोस्तों प्रच्छन्न बेरोजगारी को अल्प रोजगार के नाम से भी जाना जाता है। डिटेल्स में पढ़ें तो प्रच्छन्न बेरोजगारी अर्थात छुपी हुई बेरोजगारी यह वह स्थिति है जब एक श्रमिक काम तो कर रहा होता है लेकिन उसकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में एक श्रमिक किसी खास काम में इसलिए लगा रहता है क्योंकि उसके पास उससे बेहतर करने को कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न, प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से किसकी एक विशेषता है? उद्योग की, व्यापार की, कृषि की, यातायात की? बताने की प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से किसकी एक विशेषता है? उद्योग की, व्यापार की, कृषि की, यातायात की? दोस्तों प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि की एक मुख्य विशेषता है। डिटेल्स में पढ़ें तो कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी वह है जिसमें श्रमिक आवश्यकता से अधिक काम करते हैं लेकिन कुछ लोगों की उत्पादकता शून्य होती है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, लोकसभा, राज्यसभा या नीति आयोग? तो दोस्तों जो भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है वो नीति आयोग करता है। बता दें इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। गरीबी रेखा का निर्धारण नीति आयोग द्वारा किया जाता है। नीति आयोग ने गरीबी की रेखा शहरों में प्रति परिवार अर्थात 5 सदस्यों वाला 4,500 रुपये प्रति माह और गाँवों में 3,900 रुपये प्रति माह प्रति परिवार का स्तर तय किया है। चलते हैं हमारा ये इंडियन इकोनॉमी का लास्ट क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? बिहार का, छत्तीसगढ़ का, उड़ीसा का या झारखंड का? दोस्तों अगर इंडिया के अंदर गरीबी प्रतिशतता में राज्य की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ इसमें सबसे अधिक है। डिटेल्स में पढ़ें तो प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक गरीबी वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक गरीब राज्य निम्नलिखित हैं। सबसे नंबर पर आता है छत्तीसगढ़ 39.93%, झारखंड 36.96%, मणिपुर 36.89%, अरुणाचल प्रदेश 34.67%, बिहार 33.74%। तो ये हो हमारे इंडियन इकोनॉमी के 20 क्वेश्चन। अब चलते हैं हम इंडियन आर्ट और कल्चर की तरफ। फ्रेंड्स यहाँ हम अब इंडियन आर्ट और कल्चर के 20 क्वेश्चन को रीड करेंगे। इनके भी जो लास्ट के 10 क्वेश्चन हैं वो पार्ट 4 वाली वीडियो में हैं, पड़े हुए हैं, जहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? अमरदास, अंगद, रामदास, अर्जुन देव? अर्थात बताना जी गुरु नानक का शिष्य थे लहना, वो आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुए? दोस्तों लहना जो था वो अंगद जी का नाम था, ये आगे चलकर अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुए। ऑप्शन बी इज राइट। डिटेल्स में पढ़ें तो अंगद देव का पूर्व नाम लहना था। अंगद देव या गुरु अंगद देव सिखों के एक गुरु थे। गुरु अंगद देव महाराज जी का संरचनात्मक व्यक्तित्व था। उनमें ऐसी आध्यात्मिक क्रियाशीलता थी जिससे पहले वे एक सच्चे सिख बने और फिर एक महान गुरु। नेक्स्ट प्रश्न, त्यागराज कौन थे? राजनीतिक, वैज्ञानिक, संगीतज्ञ या नर्तक? दोस्तों त्यागराज एक संगीतज्ञ थे।
डिटेल्स में पढ़ें तो त्यागराज का कर्नाटक संगीत के सबसे बड़े प्रतिपादकों में एक थे। ये कर्नाटक संगीत के महान ज्ञाता तथा भक्ति मार्ग के एक प्रसिद्ध कवि थे। त्यागराज ने समाज एवं साहित्य के साथ साथ कला को भी समृद्ध किया। इनकी विद्वता इनकी हर कृति में झलकती है और पंचरत्न कृति को इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? त्यागराज को, तानसेन को, रहीम सेन को या पुरंदरदास को? दोस्तों संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से रहीम सेन को जाना जाता है। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से रहीम सेन को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, गुरु नानक का वास्तविक नाम था? बताने गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? अंगद, लहना, नानक, रंगनाथ? दोस्तों गुरु नानक का वास्तविक नाम नानक था। नानक सिखों के प्रथम आदि गुरु हैं। इनके अनुयायी इन्हें नानक, नानक देव जी, बाबा नानक और नानक साहा नामों से संबोधित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, तानसेन का मूल नाम क्या था? मकरचंद पांडे, रामतनु पांडे, लाला कलावंत या बाज बहादुर? दोस्तों तानसेन का मूल नाम जो था रामतनु पांडे था। तानसेन या रामतनु हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान ज्ञाता थे। उन्हें सम्राट अकबर के नवरत्नों में भी गिना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ, नरेंद्र, देवदत्त, विशाल दत्त? दोस्तों पता होगा कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में एक श्रमण थे जिनकी शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ। इनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था और इनकी माँ का नाम महामाया था। नेक्स्ट प्रश्न, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था? बताने कि स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? बटुकेश्वर दत्त, नरेंद्रनाथ दत्त, कृष्ण दत्त या सुरेंद्रनाथ दत्त? दोस्तों स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु 4 जुलाई 1902 को। वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। इनका वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। नेक्स्ट प्रश्न, कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम था? बताने कि कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम क्या था? लाओसरू, बुबांग, कुंगफू, मैंगसरू? दोस्तों कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम जो था वो कुंगफू था। डिटेल्स में पढ़ें तो कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम कुंगफू था। इनका जन्म ईसा मसीह के जन्म से करीब 550 वर्ष पहले चीन के शानडोंग प्रदेश में हुआ था। बचपन में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनके ज्ञान की आकांक्षा असीम थी। नेक्स्ट प्रश्न, उर्दू का मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? मुश्ताक अली, असदुल्लाह खां, सैफुल्लाह खां या यूसुफ खां? दोस्तों शायर मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम असदुल्लाह खां था। डिटेल्स में पढ़ें तो मिर्ज़ा असद उल्लाह बेग खां उर्फ गालिब, 27 दिसंबर 1796 जन्म, 15 फरवरी 1869 डेथ। उर्दू एवं फारसी भाषा के महान शायर थे। इनको उर्दू भाषा का सार्वकालिक महान शायर माना जाता है और फारसी कविता के प्रभाव को हिंदुस्तानी ज़बान में लोकप्रिय करवाने का श्रेय भी इनको दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? अमीर खुसरो ने, निज़ामुद्दीन औलिया ने, फिरोज़ तुगलक ने या शेख सलीम चिश्ती ने? दोस्तों दिल्ली अभी दूर है निज़ामुद्दीन औलिया का वाक्य है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने ही कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। नेक्स्ट प्रश्न, दुख में सब सुमिरन करें, सुख में करें न कोई, यह पंक्ति किसने कही है? मीराबाई ने, सूरदास ने, कबीरदास ने या तुलसीदास ने? तो दोस्तों ये पंक्ति जो है कबीरदास जी ने कही। दुख में सब सुमिरन करें, सुख में करें न कोई, यह पंक्ति कबीरदास ने कही है। कबीर या भगत कबीर 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा की काव्यधारा के प्रवर्तक थे। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। उनका लेखन सिखों के इस चिन्ह के आदि ग्रंथ में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? श्रीमद् भागवत गीता की, रामचरितमानस की या रामायण की या जयद्रथ वध की? दोस्तों यह पंक्ति श्रीमद् भागवत गीता की है। डिटेल्स में पढ़ें तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन श्रीमद् भागवत गीता धर्म ग्रंथ की उक्ति है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में 5000 वर्ष पूर्व कौरवों व पांडवों के बीच युद्ध हुआ जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया जो श्रीमद् भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। अर्थात इसकी हिंदी बोले तो कर्म का सही रास्ता अपना लो, फल आपको अवश्य मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? गुरु नानक देव ने, कबीरदास ने, स्वामी विवेकानंद ने या महात्मा गांधी ने? दोस्तों यह पंक्ति कबीरदास जी की है। डिटेल्स में पढ़ें तो कबीरदास ने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं। नेक्स्ट प्रश्न, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, नरेंद्रनाथ दत्त ने, बाल गंगाधर तिलक ने या विष्णु शास्त्री ने? दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। डिटेल्स में पढ़ें तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। वे संस्कृत और वेदों के प्रकांड विद्वान थे। भारत में वेदों की छपाई उनके संरक्षण में पहली बार शुरू हुई। सत्यार्थ प्रकाश उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से एक थी। नेक्स्ट प्रश्न, संत कबीर किसके शिष्य थे? रामानुजाचार्य के, वल्लभाचार्य के, नरहरिदास के या रामानंद के? दोस्तों संत कबीर रामानंद जी के गुरु थे, रामानंद के शिष्य थे। नेक्स्ट प्रश्न, स्वामी रामानंद को मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का महान संत माना जाता है। उन्होंने राम भक्ति की धारा को समाज के निचले तबके तक पहुँचाया। वे पहले ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार किया। उनके बारे में प्रचलित कहावत है कि द्रविड़ भक्ति उपजो लायो रामानंद, यानी उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार करने का श्रेय स्वामी रामानंद को जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? पता ना तानसेन के गुरु कौन थे? रामदास, हरिदास, रामानंद या रामानुज? दोस्तों इनके गुरु हरिदास जी थे। डिटेल्स में पढ़े तो तानसेन या रामातनु हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान ज्ञाता थे। उन्हें सम्राट के अकबर के नवरत्नों में भी गिना जाता है। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु हरिदास थे। नेक्स्ट प्रश्न, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर में, आनंदपुर में, तलवंडी में या पटना साहिब में? दोस्तों सिख गुरु के जो प्रवर्तक गुरु नानक देव थे इनका जन्म तलवंडी में हुआ था। डिटेल्स में पढ़ें तो इनका जन्म रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में कार्तिकी पूर्णिमा को एक खत्री कुल में हुआ था। तलवंडी पाकिस्तान में पंजाब प्रांत का एक शहर है। कुछ विद्वान इनकी जन्मतिथि 15 अप्रैल 1469 मानते हैं, किंतु प्रचलित तिथि कार्तिक पूर्णिमा ही है, जो अक्टूबर नवंबर में दिवाली के 15 दिन बाद पड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है? नांदेड़, तलवंडी, अमृतसर, पटना साहिब? पता नहीं कि सिखों के जो 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु भी गुरु गोविंद सिंह, इनकी जन्मस्थली कहाँ है? नांदेड़, तलवंडी, अमृतसर या पटना साहिब? दोस्तों इनकी जन्मस्थली पटना साहिब है। डिटेल्स में पढ़ें तो गुरु गोविंद सिंह जन्म पोष शुक्ल सप्तमी संवत 1723 विक्रमी तदनुसार 26 दिसंबर 1666 और मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 सिखों के 10वें गुरु थे। उनके पिता गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के उपरांत 11 नवंबर सन 1675 को वे गुरु बने। वह एक महान योद्धा, कवि, भक्त एवं आध्यात्मिक नेता थे। सन 1699 में बैसाखी के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इनका जन्म 26 दिसंबर 1666 पटना, बिहार, भारत में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? मदीना में, मक्का में, बगदाद में या तेहरान में? दोस्तों इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे इनका जन्म मक्का में हुआ था, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। डिटेल्स में पढ़ें तो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अल हासिम का जन्म 571 मक्का शहर, मक्का प्रदेश, अरब, अब सऊदी अरब में हुआ था। लास्ट प्रश्न है हमारा इंडियन आर्ट और कल्चर का। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है? लुम्बिनी, कुशीनगर, राजगृह, कपिलवस्तु? दोस्तों बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध जो थे इनकी जन्मस्थली लुम्बिनी है, यहीं इनका जन्म हुआ था। डिटेल्स में पढ़ें तो गौतम बुद्ध, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व और मृत्यु 483 ईसा पूर्व। यह एक श्रमण थे जिनकी शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ। इनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था और इनकी माँ का नाम महामाया था। तो फ्रेंड्स आज के हुए हमारे कुल 40 क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स इसी प्रकार के यूनिक क्वेश्चंस को रीड करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें। तो बस आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।